भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो उच्च न्यायालय है मतलब हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहा है, और हाईकोर्ट कहाँ होता है? स्टेट में होता है। तो स्टेट यानी कि राज्य का राज्यपाल जो होगा वो आपका हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ दिलाएगा। ठीक है, चले आगे। और जब हम बात करते हैं कि ये किस आर्टिकल में है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पद की शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाएगा, तो ये है आर्टिकल 219 में। कहाँ है? अनुच्छेद 219 में ये लिखा है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएंगे, उस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो हम लोग को बहुत बेहतर तरीके से पहले से ही पता है, जो लोग कंटिन्यू इस सेट को रिवीजन कर रहे हैं उनको पता होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवाद का निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय सीधा सीधा करेगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? और ये किस आर्टिकल के तहत करेगा? ये आर्टिकल जो है वो 71 है, यानी आर्टिकल 71 के तहत जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवादों का निपटारा करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य का मतलब हो गया सीधा सीधा एक निर्देश दिया गया है जिसको हम लोग DPSP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है ना, जिसमें कि आप लोग को मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फिर एनवायरनमेंट के लिए प्रिजर्वेशन की बात की गई है, बहुत सारा कुछ है उसमें, इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेज है, फिर ग्राम पंचायत के बारे में है। तो ये सारा का सारा क्या है? कल्याणकारी राज्य को एक निर्देश दिया गया है कि आप इसको फॉलो करेंगे तो होंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, मतलब आप इसमें जो लिखा हुआ है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज़ जो है वो मुझे मिला है। ये एक सिर्फ क्या है? निर्देश है कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। तो देखिए, जो आपका वोट है, राइट टू वोट कह लीजिए आप, और निर्वाचित होने का मतलब जो इलेक्शन है वो, ये जो राइट है ये कैसा है? तो आपको पता होगा ये एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो भाग 15 में जो आपका चुनाव आयोग है ना, आर्टिकल 324 टू 329 उसमें ये मेंशन है। तो संवैधानिक का मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होगा, आप देखिए सिविल सेवा का मतलब हो गया सीधा सीधा IAS। जो IAS 15-20 साल 25 साल अच्छा एक्सपीरियंस गुजार ले तो उसको हम लोग सेक्रेटरी बना देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट सचिव। क्या कहते हैं? कैबिनेट सचिव कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटा सकते हैं? ऑप्शन में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित द्वारा, है ना, कोई महाभियोग नहीं लगता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? आंसर सही होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि। देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक क्यों है ये आपसे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है, और काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कि रिपब्लिक होने का मतलब है आपके देश का जो प्रमुख है उसका जो है वो चुनाव हो। क्या हो? चुनाव हो। बात समझ रहे हैं? तो चुनाव हो इसका मतलब वंशानुगत नहीं हो। जैसे ब्रिटेन में क्या है, आपका जो राजा है उसी का बेटा राजा है, उसी का बेटा राजा है। तो ब्रिटेन में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो है आपका राजा का, और वो वंशानुगत है, और भारत में वंशानुगत नहीं है। तो ऑप्शन में देखेंगे कोई वंशानुगत शासक नहीं होना जो है वो क्या कहलाता है? गणतंत्रात्मक कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन अगेन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं कि आप लोग इसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं आप बहुत ध्यान से। तो रामानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये जो अनुशीलन समिति थी और इसको पटना में स्थापित किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और करंट के एक पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो है कांवर झील, जो किस जिले में है? बिहार के बेगूसराय जिले में है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है ये क्या है? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगर नियोजन का मतलब है नगरीकरण के लिए। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था कौन थे? ऑप्शंस देखेंगे, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन जो साधु कह लीजिए, है ना, भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली, और जैन धर्म में जो है मृत्यु का एक अपना एक तरीका है फास्टिंग करके। तो वो क्या किए, श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ जाकर फास्टिंग करके अपने शरीर को त्यागे। तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मथुरा कला, गांधार कला, मधुबनी कला, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीक जो है बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है कौन? गांधार कला। कौन सा? गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया? तो दिल्ली में अमीरों का जो दमन है, ऑप्शन देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और फिरोज शाह खिलजी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या है? अमीरों का दमन कराया। अब बात जब इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं तो इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे इल्तुतमिश सबसे पहले तो अमीरों का दमन कराया ही, साथ ही साथ जो है कुतुब मीनार का संपूर्ण जो है पूर्ण कराया। कुतुब मीनार का जो बिल्डिंग है उसको कंप्लीट कराया, क्योंकि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक
ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, उसको फाइनल टच दिया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इल्तुतमिश ने। फिर इल्तुतमिश ने एक प्रणाली चलाई जिसको इक्ता प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्ता प्रणाली कहते हैं। फिर इसके बारे में बात करेंगे तो एक चहलगानी बनाया, 40 गुलामों का सरदार का संगठन बनाया जिसको तुर्क ए चिहलगानी कहा गया। ए का मतलब ये वाला ए, चिहलगानी किया गया, जिसको बाद में बलबन ने खत्म कर दिया था। क्लियर? तो ये हो गया आपका पूर्ण रूप से जो है बिल्डिंग बनाया कुतुब मीनार वाला, इक्ता प्रणाली चलाया, फिर 40 लोगों का सरदार का एक समूह बनाया जिसको चिहलगानी कहा गया। किसने? इल्तुतमिश ने। साथ ही साथ अमीरों का दमन भी कराया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ कब। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से 84। अब देखिए, अगर किसी को ये याद है ना तो वो बहुत आसानी से जान जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्यों? क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उस समय से लेकर 1784 का एक और अधिनियम आया था पीट्स इंडिया एक्ट, इन दोनों के बीच में जो है एक ही आदमी थे, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो याद रखिएगा, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। क्लियर है? और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किससे हुआ वो भी समझ लीजिए, वो हुआ मंगलोर की संधि। क्या कहते हैं? मंगलोर की संधि। क्लियर? चले आगे। मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच में चला, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? यानी आपको कह रहा है कि कांग्रेस को हल्के में लिया था, किसने लिया था? तो उसी ने लिया होगा जिसने कांग्रेस को बनाया है। ठीक है? तो याद रखिएगा, कांग्रेस को बनाने वक्त जो उस समय जो वायसराय हुआ करते थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है? तिलक साहब ने कहा है एक जगह पे कि लॉर्ड डफरिन के डफर दिमाग की उपज कौन है? कांग्रेस है। चलें अब बात करते हैं वापस से कांग्रेस की। तो याद रखिएगा 1885 में कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन में जो फाउंडर है वो एओ ह्यूम है। जो फर्स्ट मीटिंग हुआ है वो हुआ है आपका महाराष्ट्र में, है ना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और जो फर्स्ट मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। साथ साथ रिवाइज करते चलिएगा, मजा आ जाएगा। एक टाइम आने के बाद आपका जीएस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1867 में हुई है। कब हुई है? 1867 में हुई है। इसकी स्थापना MG रानाडे ने की है। किसने की है? MG रानाडे ने की है। किसकी? पूना सार्वजनिक सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में जो फिनेंशियल जो आपका सिस्टम था उसका जो है मेन टॉपिक क्या था? तो याद रखिएगा, उसका जो मेन जो आपका विशेषता था वो था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो याद रखिएगा, वो ऑप्शन देख लेते हैं, हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका अकबर। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नीचे दिए गए घटना और तिथि को मिलाइए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए रॉलेट एक्ट क्या है, या जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो हम लोग को पता है जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ है, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, यानी कि ये हो गया आपका डी नंबर। ठीक है? फिर रॉलेट एक्ट के बारे में बात कर रहा है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो हम लोग को पता है 1919 में ही आया था रॉलेट एक्ट, और पहले आया होगा, है ना। तो पहले का मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से 19 मार्च होना चाहिए, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका ए होना चाहिए। फिर रॉलेट सत्याग्रह की बात कर रहे हैं तो रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को हुआ होगा, है ना, ये आपका बी होगा। और फिर जब हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो मैंने कहा है कि ज़्यादातर जो कांग्रेस का जो मीटिंग होता था वो दिसंबर महीने में होता था, तो आप इसको सी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है? चलें आगे। अब देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास? तो ऑप्शन में देख सकते हैं, मैंने कहा था फर्स्ट का फर्स्ट, यानी कि ये ए का ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा आपका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा और यहाँ डी होगा। तो मैंने कहा था फर्स्ट का फर्स्ट, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। फिर सेकंड का सेकंड भी दिख रहा है। थर्ड का मैंने बताया था जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो 2 दिसंबर 1919 को हुआ था, तो ये आपका आ गया 4 नंबर। तो ये आपका आंसर सही होगा। आंसर क्या होगा? डी नंबर सही होगा। वैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ये आपका ए का ए ही है, ये बी का बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। क्लियर? मैं रीज़न भी बताता हूँ कि ये क्यों है। जनरली कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस जो होता है वो लास्ट में दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। और बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को पता है कि भारत का जो है वो बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा टच होता है। और वो सीमा क्या है? 4096। मैंने हमेशा कहा है 4096 याद रखिए, 16 का क्यूब भी है, 64 का स्क्वायर भी है। ये बांग्लादेश के साथ सीमा टच है और सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन में या तो ये या ये होगा, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए में, तो बढ़ते हुए में जो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा। अब सबसे छोटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान छोटा है या नेपाल छोटा है? अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हम लोग को पता है कि छोटा कौन सा है, नेपाल छोटा है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। पहले नेपाल होगा, फिर पाकिस्तान की सीमा है, फिर चीन की सीमा है, फिर बांग्लादेश की सीमा है। अच्छा, क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे कम किसके साथ लगता है ना, लीस्ट की बात अगर करें सबसे कम, तो याद रखिएगा वो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। लगभग 106 किलोमीटर का बाउंड्री टच करता है अफगानिस्तान का इंडिया से। वो भी ऑक्यूपाइड है एक तरह से कह लें, अभी कंट्रोवर्सी में है। इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली क्या होगा? बी नंबर होगा, जो आपका बढ़ते क्रम में बोला है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश सबसे ज़्यादा और नेपाल सबसे कम। हालांकि सबसे कम ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेपाल है, ओरिजिनली में अफगानिस्तान सबसे कम है और उससे थोड़ा ज़्यादा फिर भूटान है, फिर म्यांमार है, तब नेपाल का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है?
तो याद रखिएगा ऑप्शन देखते हैं मुंगेर, जमुई, रोहतास और नवादा। तो कह रहा है कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, वो कौन सा है? तो वो है आपका रोहतास जिला। कौन सा है? रोहतास जिला। ठीक है, जो दक्षिण पूर्वी का मतलब अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं तो दक्षिण पूर्वी का मतलब ये वाला पार्ट होता है, बिहार के अंतर्गत आता है। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। किसके लिए? धारवाड़ भूस्तरीय रचना के लिए। और कह रहा है कि नहीं है, तो याद रखेंगे रोहतास जो है वो दक्षिण पश्चिम में आता है, इसलिए वो नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से सही है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन आपका, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। ध्यान रखेंगे जो अटल टनल है वो हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में है। और नेक्स्ट क्या है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। याद रखिएगा जो अटल टनल का जो फॉर्मेशन किया गया वो इसलिए किया गया कि जीरो टाइम में जो है भारत की सेना वहाँ पे पहुंच सके। तो चारों का चारों सही होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो देखिए नर्मदा घाटी अगर ऑप्शन में देखें, सतपुरा मैकाल, सतपुरा अरावली, सतपुरा विंध्याचल और विंध्याचल अरावली। आंसर क्या होगा? सतपुरा और विंध्याचल। याद रखिएगा सतपुरा और विंध्याचल के बीच में क्या है? नर्मदा घाटी श्रृंखला के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वापस से मिलान के बारे में कह रहा है। तो देखिए मिलान में हम लोग देखेंगे क्या, ऑप्शन में देखते हैं बादाम पहाड़ कहाँ है, उसके हिसाब से फिर बात करेंगे। लॉयस क्षेत्र है और राज्य है। तो देखिए हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं बादाम पहाड़, तो बादाम पहाड़ देखिए उड़ीसा में है। तो फर्स्ट का क्या होगा? सेकंड होगा। फर्स्ट का सेकंड यहाँ और यहाँ दो जगह दिख रहा है, सी और डी। नेक्स्ट ये जो केंद्रमुख है, सी नंबर है, केंद्रमुख कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आपका या कुद्रेमुख है, सॉरी कुद्रेमुख कर्नाटक में है, तो सी का 4 दिख रहा होगा, सी का 4 भी दोनों में है। नेक्स्ट है नोवा मुंडी, कहाँ है? नोवा मुंडी कहाँ है? झारखंड में है। तो डी का 1 है, तो डी का 1 आपको यहाँ नजर आ रहा है। आंसर क्या होगा? सही होगा। अब मैं लिख देता हूँ, बादम पहाड़ उड़ीसा पहला सही है। फिर डल्लीरा जहरा ये जो है आपका बी नंबर छत्तीसगढ़ में होगा। कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, सी होगा। और नोवा मुंडी कहाँ है? जो झारखंड में है, डी होगा। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। चले आगे, आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कलिमंजारो अवस्थित है। तो याद रखिएगा ये जो माउंट कलिमंजारो है वो है कहाँ, किस देश में आपसे पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? तंजानिया होगा। क्या होगा? तंजानिया होगा, जहाँ पे क्या है? माउंट कलिमंजारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? याद रखिएगा जो मानसून आता है वो इधर से आता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या है आपका, मैंने आपको बताया इधर से आ रहा है, मतलब ये दक्षिण पूर्व है, ये वाला हिस्सा क्या है? दक्षिण पश्चिम है। और हम लोग जाता कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में जाता है ना, ऊपर की ओर। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सही है। मैं हमेशा भारत में ऐसे करता हूँ क्योंकि आपका प्रायद्वीप क्षेत्र है, साउथ का है, और जो आपका मानसून है वो इधर से आता है, टकराकर ऊपर की ओर जाता है, फिर घूम के बंगाल की खाड़ी से यहाँ आता है, ऐसे रोटेशन है। यहाँ पे कहीं ट्रैप हो जाता है आपका जयंतिया गारो खासी जो आपका हिल है वहाँ पे, और मासिन राम में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है? वापस से मिला रहा है आपको देश और राजधानी। तो देखिए आप लोग जो कंटिन्यू इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं इसका जवाब तो बिल्कुल दे देना चाहिए उनको, है ना। फटाफट देखिए आप, उज्बेकिस्तान का क्या होगा, तजाकिस्तान का क्या होगा, किर्गिस्तान का क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान का क्या होगा। ये सभी के सभी क्या है? मध्य एशियाई देश हैं। तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान का क्या है? ताशकंद है। तो फर्स्ट का फर्स्ट आपको दिख रहा होगा चारों ऑप्शन में। फिर हम बात करें तजाकिस्तान का दुशानबे है, तो सेकंड का सेकंड आपको पहला और दूसरा में दिख रहा होगा सिर्फ। फिर बात करें किर्गिस्तान का बिस्केक है, बिल्कुल सही है, तो आपका थर्ड का थर्ड नजर आ रहा होगा, मतलब जो आंसर फर्स्ट है वो सही है। याद रखिएगा, बल्कि याद कर लीजिए कहीं लिखकर कि उज्बेकिस्तान का ताशकंद, तजाकिस्तान का दुशानबे, किर्गिस्तान का बिस्केक और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। चलें आगे, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सर्वाधिक सबसे संभावित प्रभावी होगा? तो देखिए अवमूल्यन का जो आपको इंपैक्ट पूछ रहा है, इंपैक्ट क्या है? निर्यात में वृद्धि है, ये मैंने हमेशा बताया है आपको। आयात में वृद्धि नहीं होता बल्कि निर्यात में वृद्धि होता है। मुद्रास्फीति कमी, ये दोनों नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा। जब भी हम लोग डीवैल्यूएशन करते हैं अपने मनी का, तो हमेशा क्या होता है? एक्सपोर्ट का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार लेती है, उसको कैसा रेट कहते हैं, कैसा दर कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम लोग कहते हैं MSF। क्या कहते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो शेड्यूल बैंक है, अनुसूचित का मतलब हो गया शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक से थोड़ी देर के लिए, बहुत अल्पकालीन जो होता है, रातों रात जो है धन उधार लेती है, उसको MSF कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सीमांत स्थायी सुविधा दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ऋण नियंत्रण, मुद्रा नोट जारी करना, जनता को पैसे उधार देना, ये आपका क्या है? आपका आंसर नहीं है। और फोर्थ है अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को, ये है। तो याद रखिएगा आपसे पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 3 जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? स्व उत्पादक है ना, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जब स्व उत्पादक की बात कर रहे हैं मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो वो आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना है। जो आपका लास्ट सेट था उसमें मैंने बताया था कि जो आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना है उसी में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के स्टेप को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। महालनोबिस है, VKRV राव है, दादा भाई नौरोजी है और साइमन कुजनेट्स है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आई होप सो जो इसको फॉलो कर रहे हैं इस सेट को वो कंटिन्यू बता पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 30
क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय यानी रेगुलेट कौन करता है? तो कृषि उत्पादों से संबंधित जो बाजार में नियम वगैरह है वो कौन बनाता है? ऑप्शन कह रहा है। तो ऑप्शन देखिए आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। क्या है? कृषि उत्पाद बाजार समिति, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में APMC कहते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिए हैं? 20 ब्रॉड गेज जो है रेलवे इंजन जो अभी जनरली इंडिया में चल रहा है, 20 जो है उपहार में दिया है। किस देश को दिया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश को दिया है उपहार में। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना MSP निर्धारित किया है? MSP का मतलब न्यूनतम समर्थक मूल्य 2023-24 में धान के लिए। ठीक है, क्या निर्धारित किया है? ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 2183 रुपया निर्धारित किया। बात कर ले MSP का, तो याद रखिएगा सरकार टोटल 22 फसलों प्लस एक क्या है आपका वहाँ पर गन्ना है में क्या होता है? MSP डिसाइड करता है 22 फसलों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया। किसने किया है? केंद्रीय महिला और बाल विकास कार्यक्रम। और ये जो है यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था का कुल वजन लगभग कितना है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। चंद्रयान 3 का टोटल जो वेट है वो है आपका 3900 kg। कितना है? 3900 kg जो है उसका कंप्लीट वेट है। चलें आगे। चंद्रयान 3 का जो है लॉन्च डेट है वो क्या है आपका? 14 जुलाई 2023। कब है? 14 जुलाई 2023। और जब बात कर लें चंद्रयान 2 का या चंद्रयान 1 का, तो याद रखिएगा चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो देखिए विश्व पर्यावरण 2023 की थीम को अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन क्या क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को रोकें, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, पर्यावरण और जीवन, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। क्योंकि आपको पता है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत मेन कंसर्न टॉपिक है रिसेंट डेज का, कि हम अगली जनरेशन को एक बेहतर इन्वायरमेंट दे पाएँ। अब बात करते हैं आपका विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। हर साल 5 जून को, 5th ऑफ जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलें, और इस साल इसकी थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है? तो रिसेंट में जो है GI टैग कई सारे राज्य में दिए गए हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो याद रखेंगे जो दुबराज चावल है इसका GI टैग किसको दिया गया है? इसका GI टैग छत्तीसगढ़ को दिया गया है। ध्यान रखेंगे दुबराज चावल कहाँ? छत्तीसगढ़ को। और रिसेंट में जो आपका दिया गया है कुछ जिसमें कि हम लोग बात कर लें किसकी? बिहार की। तो याद रखिएगा बिहार में जो है मरखा चावल है उसको दिया गया है GI टैग। किसको? मरखा चावल, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों और उनके राज्यपाल का कौन सा सुमेलित नहीं है? ये तो बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है और जनरली इस पर फोकस भी नहीं करना है बहुत विशेष, लेकिन रिसेंट का क्वेश्चन है तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी जो है ये त्रिपुरा जो है वो गुरमीत सिंह नहीं है बल्कि त्रिपुरा के राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण आचार्य हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें हैं? तो जो लोग कंटिन्यू क्रिकेट देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन आता होगा। ऑप्शन नंबर 8, 12, 10 और 14। वेरी गुड, आंसर आ जाना चाहिए। आंसर क्या है? आंसर नंबर 10 बी नंबर है उसका आंसर है। टोटल वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 10 टीमें भाग ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आउट। याद रखिएगा टोटल मैच के बारे में बात करें तो टोटल जो मैच है वो आपका 48 मैच खेला जाएगा। कितना? 48 मैच खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है किसको? ऑप्शन में देखेंगे PK साही। वेरी गुड, पहला ऑप्शन ही सही है। बिहार का नया जो है अधिवक्ता कौन है? PK साही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जॉन फंसे को। किसको? जॉन फंसे को। 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश अकेडमी द्वारा नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। और 2023 में यह पुरस्कार किनको मिला है? जॉन फंसे को मिला। जबकि 2022 की बात करें तो एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। ठीक है, इस साल के लिए आप जॉन फंसे को याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है खो खो, गोल्फ, जूडो और शतरंज। आंसर क्या होगा? आंसर होगा जूडो। नागे वाजा शब्दावली संबंधित है जूडो से। जब हम लोग चेस की बात कर लें तो चेस के लिए हम लोग बहुत सारा उसमें यूज़ होता है ना, नाइट यूज़ कर लीजिए आप, चेक एंड मेट सब यूज़ कर लीजिए, ये सब क्या है? चेस से रिलेटेड है। और इसका आंसर क्या होगा? जूडो होगा। नागे वाजा जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो याद रखिएगा प्रोलॉग जो है वो 5वीं कंप्यूटर पीढ़ी का भाषा है। कौन सा? प्रोलॉग है। और इसके अलावा जो लैंग्वेज की बात करेंगे तो कोबोल होता है, बेसिक होता है, एल्गोल होता है, पास्कल होता है, लोगो होता है, ये सब क्या कंप्यूटर का लैंग्वेज है। उसमें पूछ रहा है जो प्रोलॉग है वो किस पीढ़ी का है, किस जनरेशन का है? तो 5th जनरेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर नंबर 1, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 रोम में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नकटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, नागालैंड, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। तो याद रखिएगा जो नकटा लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। साथ ही साथ 1-2 सेट में हम लोगों ने लावनी नृत्य के बारे में भी देखा था, वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए निखिल बनर्जी का संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर A, B, C, D यानी शहनाई, तबला, शहनाई, सितार और संतूर। आंसर क्या होगा? निखिल बनर्जी जो है वो सितार से रिलेटेड है।
अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शहनाई वादक और तबला वादक को जान लेते हैं, संतूर वादक को जान लेते हैं। तो करंट में जो संतूर वादक है भजन सुपारी, इनका जो है रिसेंट में जो है डेथ हुआ है, इनको याद रखिएगा। भजन सुपारी का संबंध किससे है? संतूर वादक से। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां है, बहुत लोग बहुत फेमस है। और तबला वादक में क्या है? अल्लाह रखा खां है। चले आगे, आंसर क्या होगा? निखिल बनर्जी सितार वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर जो होता है वो होता है आपके फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास क्या होता है? याद रखिएगा, लाल रंग का जो परास है वो सबसे अधिक होता है। और ऑप्शन में आपको सबसे अधिक कहाँ नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 6200 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। ये जो है एंगस्ट्रॉम है। ए टू द पावर, ये जो आपको ऐसे जीरो नजर आ रहा है, पावर नहीं, एक ऊपर का सिंबल है, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -10, और इसको एंगस्ट्रम कहते हैं। तो याद रखिएगा एंगस्ट्रम कितना है? 6200 से लेकर 7800 एंगस्ट्रम है, किसका है? रेड का है। और फिर हम लोग बात कर ले सबसे कम, तो ऑप्शन में सबसे कम बी नजर आ रहा है, ये आपका क्या है? बैगनी का है। याद रखिएगा 3900 से लेकर 4460 तक किसका है? बैगनी का है। याद रखिएगा बैगनी का जो सबसे कम है 3900, और रेड का वो सबसे ज़्यादा है, उसका डबल 7800, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है कंपन के आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा जो है तय की जाती है। ठीक है, आयाम को हम समझ रहे होंगे, ये जो आपका ये ऊपर और नीचे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उतना ध्वनि की प्रबलता रहेगी, जितना कम रहेगा उतना ध्वनि की प्रबलता कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोडों पर निम्नलिखित में से कौन सा? तो ऋणात्मक में जाकर कौन सा चिपकेगा या बाहर रिलीज होगा? पॉजिटिव वाला। तो आपको पता है जल H2O होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगी कब? विद्युत का अपघटन करेंगे, जल का अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? देखिए, कोई भी चीज़ तब दिखाई देती है जब उसका परावर्तन होता हो। तो व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा क्योंकि सारा का सारा जो है कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो सब मिलकर व्हाइट बन जाता है। ब्लैक नजर आएगा क्योंकि सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली ब्लू नजर आएगा जब ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लाल नजर आएगा जब लाल रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो ऑप्शन में देखेंगे तो दिख रहा होगा ये लाल रंग को परावर्तित कर देता है। क्लियर, रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा? लाल नजर आएगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट है कार्य का मान किन किन परिस्थिति में शून्य हो सकता है? तो कार्य का मान देखिए जब विस्थापन शून्य हो तब भी होगा। क्लियर, और बल और विस्थापन की दिशा क्या हो? परस्पर लंबवत हो, 90 डिग्री बन रहा हो, तो हम लोग को पता है एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो लंबवत होगा तो भी क्या होगा? आपका कार्य 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी और सी दोनों होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, दो तरह का प्रतिरोध होता है जिसको हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बल्कि 3 होता है। समांतर होता है, श्रेणी होता है, मिश्रित होता है। तो जब बात करें श्रेणी की, तो श्रेणी का जो वायर होता है वो इस तरह से होता है, ये रहा एक प्रतिरोध, ये रहा दूसरा प्रतिरोध। अगर ये R1 है और ये R2 है, तो नेट की बात करें, नेट R की बात करें तो R1 + R2 हो जाता है। ये कब श्रेणी क्रम है? श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक जुड़ा हुआ हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड सिचुएशन है जब प्रतिरोध क्या हो? समांतर क्रम में, जो इस क्वेश्चन में कह रहा है। एक तो ये हो गया, दूसरा ऐसे लेकर चले जाइए, तीसरा आप ऐसे लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 2 कह रहा है तो हम लोग 2 ही लेते हैं। ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, तो इस तरह से जो नेट होगा, नेट का मतलब नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ होता है 1/R = 1/R1 और प्लस 1/R2। ये पता होना चाहिए। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो डेटा है वो एलसीएम इनटू में आ जाएगा और ऊपर आपका हो जाएगा R1 + R2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको उल्टा करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा R = हो जाएगा R1 × R2/R1 + R2। और ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, R1 × R2/R1 + R2। ये आपका क्या है? समांतर क्रम में जब 2 जुड़ा हुआ है तो उसका नेट प्रतिरोध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? तो देखिए, सबसे जो है छोटा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? गामा का होगा, ऐसे समझिए। आज इसको लिख लीजिएगा, नहीं होता कहीं पे। इसके बाद किसका होगा? इसके बाद एक्स किरण का होगा। बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लिख रहे हैं, एक्स किरण का क्या है? सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है। इसके बाद किसका होगा? इसके बाद होगा पराबैंगनी का। किसका? पराबैंगनी का। ठीक है, फिर किसका होगा? तो पराबैंगनी के बाद दृश्य प्रकाश कह लीजिए, जो हम लोग को दिख रहा हो, है ना, जो है जनरली। पराबैंगनी भी अफसोस हो जाता है। इसके बाद क्या है? दृश्य के बाद होगा अवरक्त का, जो लाल से भी ऊपर हो, अवरक्त का। और अवरक्त के ऊपर भी होगा रेडियो का। रेडियो जो तरंग है वो, उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे लंबा होगा। तो ऑप्शन में आपको पूछ रहा है कि विकिरण में सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका है? तो ऑप्शन नंबर आंसर ए होगा, रेडियो तरंग दैर्घ्य। वापस से एक बार देख लीजिए, पहले गामा किरण होगा जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य है उसका, इसलिए उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। फिर एक्स किरण है, फिर पराबैंगनी है, फिर दृश्य प्रकाश वाला है, फिर अवरक्त है और फिर रेडियो तरंग दैर्घ्य है। इसको एक जगह लिख लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में तरंग दैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो देखिए, मिश्रण कहते हैं समांगी मिश्रण को जो पूरी तरह से मिल जाए। तो आपको दिख रहा होगा जल तो इंडिविजुअल मिश्रण नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। इस्पात जो है वो मिश्रण है। इस्पात लोहे के साथ और भी कुछ चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है और वो क्या है? एक तरह का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कार्नेलाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन में पोटेशियम, मरकरी, एल्यूमिनियम और यूरेनियम। आंसर क्या होगा? पोटेशियम जो है वो कार्नेलाइट जो है उसका अयस्क है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्नेलाइट का फॉर्मूला है KCl, ठीक है, इंटू MgCl3 और इंटू 6H2O। तो जो K है वो क्या है? आपका पोटेशियम है। अच्छा, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? एटॉमिक नंबर 19 है, ये ध्यान में रखेंगे, पोटेशियम का। और कार्नेलाइट किसका है? इसका पोटेशियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीलियम के नाभिक में होता है, देखिए हाइड्रोजन 1-1 होता है और हीलियम 2 और 4 होता है। यहाँ 2 का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, प्रोटॉन भी 2 होगा। और 4 का मतलब, सॉरी, इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, प्रोटॉन भी 2 होगा। 4 का मतलब है 2 प्रोटॉन है और 2 आपका न्यूट्रॉन है, तभी वेट जो होता है, ये वेट है, ये एटॉमिक नंबर है।
तो कोई भी जो होता है नाभिक होता है वो बैलेंस होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, आंसर क्या होगा? डी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमा आपने सुना होगा, है ना? क्रोम का मतलब होता है कलर, तो क्रोमैटोग्राफी का तकनीक का उपयोग कलर से रिलेटेड होगा। ऑप्शन में देख लीजिए, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों का प्रभाज्य रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, आंसर नंबर डी होगा। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किस लिए होता है? रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में रिपीटेड है और रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा है कि आपका जो माणिक्य और नीलम है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी है, दिख रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप से होता है, क्रिस्टल होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंट यानी कि चांदी का प्रतिशत कितना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन, जो लोग कंटिन्यू इस क्लास को कर रहे हैं उनको पता होगा कि जर्मन सिल्वर, नाम तो जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। आंसर क्या होगा? 0% होगा। अच्छा, जर्मन सिल्वर में होता क्या क्या है? तो याद रखिए, पहले तांबा यानी कि कॉपर जो होता है वो 50% होता है। फिर बात कर ले हम लोग जस्ता यानी कि जिंक का, तो जिंक आपका 35% होता है, 35% होगा, है ना? और जब बात करें निकेल का, तो निकेल आपका 15% होता है। यानी कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक किसकी होगी, है ना? ये समझे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कार्बन है, अल्कोहल है, बर्फ है और लोहा है। तो जब हम लोग बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा इस 4 ऑप्शन में, तो विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक किसकी होगी? अल्कोहल की होगी। अदरवाइज याद रखिएगा H2O पानी जो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, और किसी भी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा पानी के विशिष्ट ऊष्मा से ही कंपेयर किया जाता है, इसलिए पानी को हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। जब बात अल्कोहल की करेंगे तो इसके कंपेरिजन में जो इसकी विशिष्ट ऊष्मा है वो कितना है? 0.60 है, यानी कि 1 से कम ही होगी। जब उसी को पिलर स्टोन किए हैं तो उससे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये सही कह रहा है, ठीक है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग भी होता है, तो संयोग भी होता है, सही है। और जब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी भी, देखिए विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि कह रहा है। तो मतलब ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ऑक्सीजन का संयोग हो और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। क्या होगी? पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सिंपल है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे यानी कि नेगेटिव दूर जाएगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, तीनों का तीनों सही होगा। नेक्स्ट है, मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है। याद रखिएगा मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है और इसका उपयोग जो होता है वो वॉर क्षेत्र में होता है, तो रासायनिक युद्ध में होता है मस्टर्ड गैस का यूज़। और मस्टर्ड गैस का यूज़ सबसे पहले कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जिसका कि रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। क्या है? डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड जो है वो मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो देखिए टीएनटी तो विस्फोटक है, हम लोगों ने कई बार इसको सुना होगा, टीएनटी एक विस्फोटक है। फिर पोटेशियम क्लोराइड भी विस्फोटक है और टीएनजी भी विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म जैसे देखा आपने, आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग बेहोशी करने के लिए यानी निश्चेतक के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो देखिए नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा और युग्लिना। आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? वो नीलहरित शैवाल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नीलहरित शैवाल को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, याद रखिएगा गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं, जैसे मैमल्स जो होता है वो भी गर्म रुधिर वाला जंतु होता है। वो क्या करता है? अपने शरीर का टेम्परेचर को सेम बनाए रखता है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपको कह रहा है फिर सूची मिलाने के लिए। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सुंदरी है, अमरबेल है। तो अमरबेल क्या होता है? देखिए हम लोगों ने कई बार पढ़ा, अमरबेल क्या होता है? परजीवी होता है। तो परजीवी को हम लोग चूषण मूल कह सकते हैं, यानी कि दूसरे का एनर्जी को सुक कर लेता है, चूस लेता है। तो बी का वन देखिए नजर आ रहा होगा यहाँ यहाँ, मतलब ये तो हो गया सुंदरी का, देखिए न्यूमोटोफोर हो गया, यानी कि ये आपका ए और ये आपका बी। देखिए आपको क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में फर्स्ट का 2 नजर आ रहा है। अब बात करें सिंघाड़ा का, सिंघाड़ा क्या है? और डी नंबर 4 प्याज का क्या है? तो प्याज देखिए हम लोग को नजर आ रहा होगा भूमिगत तना है। क्या है? प्याज आपका क्या है? भूमिगत तना है। तो आंसर क्या होगा? डी का 3 किस में है? ये बी नंबर में। तो ऑप्शन को बहुत ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपका अमरबेल बी नंबर होगा, न्यूमेटोफोर ए हो गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने कुछ नहीं किया था। फिर प्याज हम लोग को पता है ये भूमिगत तना है, और सिंघाड़ा क्या होगा? स्वांगी कारक मूल होगा, ये आपका सी है, ठीक है। चलें, तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं। मुझे ये पता था अमरबेल, तो सेकंड अपने आप ऑप्शन से समझ में आ गया। प्याज का पता था भूमिगत तना, तो आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ये देखिए ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी से रिलेटेड। तो इस चारों ऑप्शन में हड्डी से रिलेटेड कौन सा है? देखिए आपको नजर आएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, इसका क्या है? ऑर्थोप्लास्टी से संबंधित है। कौन सा? कूल्हे का जोड़, यानी कि बोन्स जहां भी आएगा वहां ऑर्थो आएगा। ऑप्शन में देखा हमने क्या है? कूल्हा जो है एक हड्डी है ना, उसका जो है प्रतिस्थापन आपका क्या होगा? शल्य क्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? आप लोग पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, 2-4 क्वेश्चन हम लोग मैथ को भी देखेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग आमाशय, छोटी आंत, पेनक्रियाज और बड़ी आंत। आंसर क्या होगा? आंसर होगा छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है डाइजेशन का सारा काम संपन्न होता है। अधिकांश भाग का मतलब मैक्सिमम। इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ऑप्शन है टीन, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा इंसुलिन में जो हम लोग को पता है डायबिटिक में यूज होता है, तो इंसुलिन में जो धातु है वो कौन सा है? जस्ता है, जिंक है। और जिंक का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर मैं हमेशा हर चीज़ को एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ, जिसको आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर 30 है। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये चारों याद रखिए। 27, 28, 29, 23 और फेरस क्या है? 26 है। ये मैं एटॉमिक नंबर आपको बता रहा हूँ।
इंसुलिन में क्या होता है, जस्ता होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला क्या है, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस में क्या होता है, कौन सा अंग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, वो होता है लीवर। हेपेटाइटिस से क्या है, संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। वायरस है, याद रखिएगा ये भी, हेपेटाइटिस क्या है, वायरस है, वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, और इसमें लीवर में सूजन और जलन पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पेन पेपर के साथ तैयार रहिए, आपका जो है मैथ्स का 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समबाहुभुज जिसका आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात। सबसे पहले ये समझिए कि टोटल बाह्य कोण क्या होता है। मैं जब भी आपको पॉलीगॉन पढ़ाता हूँ तो ये हमेशा कहता हूँ टोटल जो एक्सटर्नल जो एंगल है वो होता है 360, और ये कभी नहीं बदलता है। इंटीरियर एंगल बढ़ सकता है ऐड होकर, लेकिन एक्सटीरियर कभी नहीं बदलेगा। 7:2 का मतलब देखिए 2 बराबर यहाँ आपको 360 दिया है, तो 7 बराबर क्या होगा, 2 बराबर 360 है, तो 1 बराबर 180 होगा, तो 7 बराबर 7 गुना 180 होगा। ये आपका टोटल इंटीरियर एंगल है, ये समझिए। कुल बाह्य कोण 360 होता है, और ऑप्शन में टोटल बाह्य कोण, टोटल अंतर कोण और बाह्य कोण का रेशियो 3:2 दिया है। 2 बराबर 360 है, तो 1 बराबर 80, तो 7 बराबर 80 गुना 180 गुना 7 होगा, ये होगा टोटल अंतः कोण। ठीक है, टोटल एंटीरियर एंगल, टोटल जो होता है इंटीरियर एंगल यानी अंतः जो कोण है, इसका भी फॉर्मूला क्या है ये समझिए। कुल अंतः कोण का फॉर्मूला है 180 इंटू n-2, और इज इक्वल टू क्या है 180 गुना 7, अभी हम लोगों ने देखा 180 कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7 + 2 यानी कि 9 हो जाएगा, यानी टोटल भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। क्लियर। इसमें मैंने दो चीज़ का यूज़ किया, जो कुल बाह्य कोण है 360 है, और कुल अंतः कोण जो होता है वो 180 इंटू n-2 होता है। बस इस दोनों का यूज़ किया हमने, आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 24% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान को अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना % अधिक लिखना होगा। तो देखिए आपको कह रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब हम कह सकते हैं MP का 80%। अच्छा 80% को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 80% को लिख सकते हैं 4/5, और कह रहा है 24% का लाभ भी कमा रहा है, मतलब CP का 124 ऐसा समझिए बटे 100। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले आगे। नेक्स्ट अब इसको कट कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 31 बार में, 31 × 155, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी MP/CP इज इक्वल टू, काटने की और जरूरत नहीं है, 155/100, यानी जब CP 100 है तो MP 55 ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। 55% हम लोग को अधिक बढ़ाकर लिखना होगा, जिसपे हम लोग 20% डिस्काउंट भी दे दें तो भी हम लोग को 24% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर। चलिए आई होप सो आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3 क्रमागत बट्टा, बट्टा का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, 20%, 15% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए 100 से पहले अगर हम लोग 20 घटा लें, तो 20 घटाएंगे तो क्या होगा, 80 आ जाएगा। 80 से ऐसा कीजिए 15 घटा लीजिए, या 10 ही घटा लीजिए, आसान रहेगा। 15 भी घटा सकते हैं, 15 घटाएंगे तो याद रखिएगा 12 घटेगा, क्योंकि 80 का 10% क्या होता है, 8 होता है, 5% क्या होगा, 4 होगा, दोनों कैड होकर 12, 12 घट के आ गया क्या आप 68 आ गया, और 68 से फिर 10% घटाना है। तो अब देखिए अब घटाने की जरूरत नहीं है, आप पहले 20 घटे 12 घटे, तो 20 और 12 क्या हो गया, 32 हो चुका है, और 68 का 10% और घटना है, मतलब 6.8 और घटना है, तो 32 और 6 क्या होगा, 38.8 जो होता है वो नेट इंपैक्ट है आपका 20%, 15% और 10% का समतुल्य बट्टा। मतलब एक बार में अगर घटाना चाहें तो क्या घटाएंगे, तो 32 6 38.8% घटाएंगे, ये हमारा इन तीनों का नेट इफेक्ट होगा डिस्काउंट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको पूछ रहा है कि किससे विभाजित होगा, तो आप क्या कीजिए, इसमें से 3 टू द पावर 81 को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचा, 3 टू द पावर 0 बचा। ठीक है, फिर 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4, ये आपका बच रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए लेना दिया, ये आपका हो गया 81। ठीक है, फिर ये हो गया 3 3 9 27, फिर ये हो गया 3 3 9, फिर 3 एकम 3, और किसी भी पे पावर अगर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इन सबको अगर ऐड कर ले तो हमारे पास आएगा 121, और गुना ये 3 पे पावर 81। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑप्शन नंबर 7 दिख रहा होगा, 11 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, इसमें से क्या है जो 121 को काटेगा। तो आप लोग को पता है 121 11 का स्क्वायर होता है, तो आंसर क्या होगा, 11 होगा। आप अगर एडिशन देखना चाहें तो देखिए 81 और 27 ऐड करेंगे तो 108, 108 और 9 117, 117 और 3 120 और 1 21 121, तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 11 होगा। 11 जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है। 5 से विभाज्य का मतलब 5 का ही मल्टीपल है, और उसका योगफल 165 कह रहा है, तो 165 को हम लोग 5 से डिवाइड कर लें तो क्या आएगा, 5 या 15, 5 या 15 33, यानी बीच का संख्या 33 होना चाहिए, है ना। 5 का मतलब ऐसे 1 2 3 4 5, एवरेज ये 33 होना चाहिए, और ये कह रहा है 5 से विभाज्य है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है ना। यहाँ पे 165 नहीं होना चाहिए, वहाँ यहाँ पे 175 होता तो चलता। 175 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 35 आएगा, और 35 क्या है, 5 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते क्या कह रहा है। उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो देखिए 5 से विभाज्य अगर कोई संख्या है, मान के चलते हैं हमारा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है, ऐसे ही क्वेश्चन को ले लेते हैं। 165 की जगह 175 कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में एरर हो जाएगा। आपको कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस, तो देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस 25 में से 5 घटेगा 20 आएगा। अच्छा ये तो मैंने ऐसे अनमने ढंग से ले लिया, मतलब कोई एक सीक्वेंस ले लिया। अगर मान के चलिए यहाँ 175 होता, 5 से डिवाइड करते तो क्या आता, 35 आता, तो 35 से 5 कम कर ले 3 बार, मतलब 5 है तो 2 बार, तो 30 और 25 आता, और यहाँ पे 5 5 बढ़ा लेते तो 40 और 45 आता। इस सिचुएशन में भी पहला और लास्ट का यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा का डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा। तो आंसर तो 20 होगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ इंप्रूवमेंट होकर 175 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 5 से विभाज्य है, और 33 जो होता है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, ध्यान में रखेंगे।
चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू ए हो तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा। कुछ मत कीजिए, वैसे तो जो कंटिन्यू मैथ्स पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनको तो इसका आंसर सीधा पता होगा। ऐसे जिनको नहीं पता है वो कुछ मत कीजिए, दोनों साइड क्या कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो हमारा इधर वाले में लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स इक्वल टू अपोजिट में क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू ये जो टू है वो अपोजिट जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू आंसर होगा। आज के बाद इसको पूरा पूरा याद रखिएगा कि एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामू के पास 200 खिलौना है, उसमें से दिवाकर को 10% दिया, ममता को 20% दिया और एक दहाई का मतलब 1/10 होगा, 1/10 खिलौना करण को दे दिया। तो वर्तमान में रामू के पास कितना खिलौना बच गया है, इसको आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए फ्यूज बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के बोर्ड में फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का जो तार होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है लेड और टीन से, है ना, पीबी और एसएन से। ठीक है, लेड और टीन के मिश्र धातु से क्या बनता है, आपका फ्यूज का तार बनता है। अच्छा, फ्यूज के तार में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या चाहिए, तो देखिए फ्यूज के तार में दो प्रॉपर्टी चाहिए। एक तो चाहिए रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरा जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि जो उसका गलनांक जिसको कहते हैं वो क्या चाहिए, वो कम चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों, जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीट जनरेट होगा और फ्यूज का तार क्या होगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से आपका रिमेनिंग जो भी आपका अप्लाइंसेज है घर में और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, फ्रिज है, टीवी है, वो जलने से बच जाएँ। तो याद रखिएगा फ्यूज का सिद्धांत जो होता है वो हीट पे काम करता है। आपने देखा अभी जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, विद्युत के उष्मीय प्रभाव के कारण। किस प्रभाव के कारण, उष्मीय प्रभाव से जो है फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी, याद रखिएगा अगर गोलीय दर्पण को द्रव में डुबाएंगे तो फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल प्रभावित होता है वो क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा प्रकाश तरंग का जो है एक माध्यम से, मान लीजिए ये आपका क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम का मतलब हवा, और ये सघन माध्यम है, ये क्या है, पानी। तो आप जानते हैं ऐसे मुड़ जाता है, तो ये मुड़ता है, या ये कह लीजिए कि माध्यम चेंज होने पर जो आपका लाइट का जो वेव है उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, क्या क्या चेंजेस आता है। तो आप देखेंगे कि जो आपका परिवर्तन आएगा वो वेग और तरंग दैर्घ्य होता है, क्योंकि आवृत्ति कभी नहीं बदलती। तो यहाँ भी आवृत्ति है, यहाँ भी आवृत्ति है, यहाँ भी आवृत्ति है, इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, एक तो स्पीड चेंज होता है, स्पीड चेंज किसकी वजह से होता है, वेवलेंथ की वजह से होता है, तरंग दैर्घ्य की वजह से होता है। तो विरल से सघन क्या आएगा, तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यही सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, बस यही दोनों है। और चेंजेस क्या क्या होता है, वेग और तरंग दैर्घ्य, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है। तो सबसे पहले तो देखिए ये दुगना वाला सिचुएशन है, एक सिचुएशन आता है बराबर होता है, ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है बराबर होता है किसका किसका, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। तो बराबर वाले में हम लोग लिखते थे -40°C, ठीक है, -40° ऐसा डेटा है जिसपे कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड आपस में बराबर है। अब कह रहा है क्या कि दुगना होना चाहिए, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड आपस में डबल होना चाहिए। तो डबल होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। रिलेशन है C-0/100 इज इक्वल टू F-32 इस रिलेशन को जब आप फॉर्मूला को पुट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, क्या, जहाँ F है वहाँ 2C पुट करना है, क्या करना है, डबल कर देना है, फ़ारेनहाइट का डबल कर दिया सेंटीग्रेड, और जब उसको इक्वेट करेंगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 160°। 160° एक ऐसा डेटा है जहाँ पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड के तापक्रम का डबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने जूल होते हैं, या कितने जूल पर सेकंड होते हैं, है ना। जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं। तो याद रखिएगा एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, कितना होता है, 746 वाट होता है। हॉर्स पावर P इज इक्वल टू होता है W/T, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है और T का ऐसा ही मात्रक सेकंड है। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ यानी कि जो घंटा वाली घड़ी होती है जिसमें वो वाइब्रेट करता है, घड़ी के नीचे जो एक लकड़ी होती है वो जो हिलता है उसको लोलक घड़ी कहते हैं। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, तो देखिए बेसिकली जो होता है उसका जो आवर्तकाल होता है T इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2π√L/G। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, देखिए पाई कांस्टेंट है आपका, जी भी कांस्टेंट है, एल जो है वो बदल सकता है, लंबाई। और गर्मियों में हम लोग को पता है प्रसार की वजह से कोई भी लोलक थोड़ा सा लंबा होगा, और जैसे ही थोड़ा लंबा होगा तो क्या होगा, उसका जो टी है वो बढ़ जाएगा। देखिए दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन में क्या होगा, लोलक की लंबाई में वृद्धि, है ना, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसका जो हिलने का जो वेव है वो क्या होता है, सुस्त हो जाता है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अतिचालक का लक्षण है, याद रखिए अतिचालक का मतलब होता है जहाँ एकदम प्रतिरोध ना हो, क्या हो, एकदम प्रतिरोध ना हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अतिचालक कह सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा शून्य परागम्यता। ठीक है, परागम्यता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। इसलिए जो है अतिचालकता में परागम्यता क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। ये जो आपका टच स्क्रीन है, जैसे अभी मैं मोबाइल में पेन टैब की हेल्प से जो लिख पा रहा हूँ, ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो याद रखिएगा, आपका पूछ रहा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आंसर क्या होगा? टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 में, कब? 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। क्लियर? अच्छा, 1896 आते ही हम लोग को समझ में आता है कि जो हमारा ग्रीस का जो मॉडर्न ओलंपिक हुआ था फर्स्ट, वो कहाँ हुआ था? 1896 में ही हुआ था। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो याद रखिएगा परमाणु में कक्षों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस रूल से? बाउ सिद्धांत से, हुंड के सिद्धांत से, पाउली सिद्धांत से और हाइगनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अफवाऊ सिद्धांत से। ठीक है, अफवाऊ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है और इस स्तर के पूर्णतः भर जाने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। यह क्रम चलता रहता है। यह नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक सरल विधि प्रदान करता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो देखिए तत्व की बात कर रहा है तो आप देखेंगे शक्कर तत्व नहीं है, संगमरमर भी नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कंपाउंड है, रेत भी नहीं, हीरा जो है मूल तत्व कह सकते हैं, क्योंकि हीरा क्या है? कार्बन का अप्रूप है, सिर्फ कार्बन ही कार्बन है इसमें, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं? एक तत्व कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोप स्टोन यानी टॉल्क मुख्यतः है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम सिलिकेट। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका मैग्नीशियम सिलिकेट जो है, ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका क्या है? टैल्क है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? आपका टैल्क है, या सोप स्टोन कह सकते हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ रहा है कि तांबा नहीं मतलब कॉपर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं पीतल कांसा इन दोनों में कॉपर है। जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड, इसमें भी कॉपर है। देखिए जब बात करेंगे रोल गोल्ड की, तो रोल गोल्ड बेसिकली जो है मिक्सचर होता है किसका? कॉपर और एल्युमिनियम का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चलता है। फिर गन मेटल और डेल्टा मेटल, इसमें भी है कॉपर है, याद रखिएगा। गन मेटल का कॉम्पोजिशन की अगर बात करें हम लोग, तो कॉपर, जिंक और स्टेनस, कॉपर, जिंक और एसएन, तीन। ठीक है, ये आपका गन मेटल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका रोज मेटल और टाइप मेटल, ये दो ऐसा है जिसमें कॉपर अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा है, तो देखिए फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप क्लियर कट बेकिंग सोडा के बारे में बता सकेंगे। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये क्या है आपका? बेकिंग सोडा कह लीजिए, बेकिंग पाउडर कह लीजिए, लेकिन यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट सीधा सीधा दिख नहीं रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जा सकता है इसको। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? अच्छा, स्थिर अनुपात का मतलब कांस्टेंट रेशियो, यानी जिस रेशियो में आप मिला रहे हैं उसी रेशियो में आउटपुट हो रहा है, या किसी भी तरह का कांस्टेंट रेशियो जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, उसके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो ये बताया था आपके जोसेफ प्राउस्ट ने। क्या बताया था? जोसेफ प्राउस्ट ने बताया था आपका स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा जो मॉर्फिन है, ऑप्शन में देखेंगे पत्ती, फल, तना और फूल, तो मॉर्फिन प्राप्त होता है किससे? फल से प्राप्त होता है। क्लियर? पोस्तु दाना आपने सुना होगा, तो पोस्तु के पौधे से अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद है, तो याद रखिएगा हम लोग एक क्रेब्स चक्र पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए आप, एक क्रैब चक्र है, उसी में एटीपी का उत्पादन होता है। ठीक है, और यह जो चक्र है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। हम लोग को पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो वायवीय श्वसन है, एरोबिक जो आपका रेस्पिरेशन है, उसी में जो है एनर्जी सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रैब्स चक्र। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से डिफरेंस, भिन्नता का कारण क्या है? तो याद रखिएगा जो पादप कोशिका है और जो जंतु कोशिका है, दोनों के सेल में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। जो आपका जंतु है यानी एनिमल है, ऐसे समझिए, जो एनिमल है उसका सेल जो होता है वो कवर होता है मेम्ब्रेन से, और जो आपका ट्री है, प्लांट है, पी कर लीजिए, जो भी आपका प्लांट है उसका कवर होता है सेल वॉल से। यहाँ वॉल होता है, ये सख्त होता है, और ये मेम्ब्रेन होता है जो सॉफ्ट होता है। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है वो यहीं से आ जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये रहा कोशिका भित्ति की उपस्थिति, जो सेल वॉल है वो क्या है? प्लांट में है, और सेल मेम्ब्रेन आपका जंतु में होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए ये वापस से एक आपका जीएस का भी क्वेश्चन है और इंग्लिश का भी क्वेश्चन है। जब हम लोग बात कर लेंगे चींटियों के अध्ययन को, हम लोग कहते हैं मर्मीकोलॉजी। क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मीकोलॉजी। ठीक है, और इसके अलावा एक और जान लेते हैं, तो जो आपका हर्पेटोलॉजी है, इसका यूज हम लोग उभयचर यानी कि एम्फीबियंस और सरीसृपों के लिए करते हैं, रेप्टाइल्स के लिए। क्लियर? चलें आगे। मर्मीकोलॉजी चींटियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है?
तो देखिए वसा को तोड़ने वाला सारा काम कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन देखिए लिवर, किडनी, आंत और फेफड़ा, इंटेस्टाइन और लंग्स। तो कहाँ टूटेगा? आंसर क्या होगा? लिवर होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। तो देखिए हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, हथेली दो जगह से हो सकता है, एक कलाई होगा और एक कलाई के ऊपर होगा, रिस्ट और रिस्ट के ऊपर। तो जो रिस्ट वाला जो हड्डी है उसको हम लोग कॉर्पल कहेंगे, और जो कलाई वाला जो हथेली वाला की बात कर रहा है, पाम की बात कर रहा है, वो क्या होगा? मेटाकॉर्पल होगा। याद रखिएगा पाम वाला जो हड्डी है उसको मेटाकॉर्पल कहते हैं, और कलाई के जोड़े के आसपास जो है उसको हम लोग कॉर्पल कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? यानी सीधा सीधा आप ऑप्शन देखेंगे टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, बायोटिन और नेफ्थाक्विनिन। तो याद ही सीधा सीधा आपको विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। जब बात करें हम लोग बायोटिन का, तो बायोटिन बोलते हैं विटामिन B7 को कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B7 को हम लोग बायोटिन कहते हैं, और विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेंगे हैजा, टाइफाइड, मलेरिया और पित्त ज्वर। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड जो होता है वो आपका विडाल टेस्ट के थ्रू ही चेक किया जाता है। क्लियर? क्या चीज़? विडाल टेस्ट के थ्रू किसका जांच होता है? टाइफाइड का जांच होता है। और टाइफाइड किससे फैलता है? टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो याद रखिएगा सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन जो है वो क्या है? एब्सिसिक अम्ल है। क्या है? एब्सिसिक अम्ल है जो है वो आपका सूखा सहिष्णुता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो याद रखिएगा आपने जॉन सॉल्क का नाम सुना होगा, जोनास सॉल्क का नाम सुना होगा, जिन्होंने क्या किया था? पोलियो के बारे में बताया था। क्या किया था? पोलियो के टीके का निर्माण किसने किया था? जॉन सॉल्क ने। तो ये साल्क टीका उन्हीं से रिलेटेड है जो कि क्या है? पोलियो से है। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा का शुरुआत कहाँ किया जा सकता है? देखिए ये जो आपका है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्यसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स की बात करते हैं हम लोग, तो सिर्फ यही एक जगह है या एक दो और जगह होगा। राज्यसभा यहाँ पर आगे है, आगे है यानी कि इसका जो पावर है वो ज़्यादा है। याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है कहाँ? राज्यसभा द्वारा। याद रखिएगा जैसे हम लोग कहते हैं ना मनी बिल हमेशा लोकसभा में आएगा, वैसे ही अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत कहाँ की जा सकती है? राज्यसभा में की जा सकती है। और ये कहाँ है? ये आर्टिकल 312 में है। संविधान के 312वें अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा बनाने की अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? किस वाद में, वाद का मतलब केस के बारे में बात कर रहा है, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार और नीति निरपेक्षता एक दूसरे के पूरक हैं? काफ़ी बाद में आकर ये केस आपका कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी मिनार्वा मिल्स वाद। ये कब का केस है? 1980 है, 1980 का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, पूरक है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? देखिए हम लोग को पता है कि हमारे पास शेड्यूल 7 भारतीय संविधान का जो 7वां जो अनुसूची है उसमें 3 तरह के लिस्ट के बारे में बात किया गया है। एक तो सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है, दूसरा स्टेट लिस्ट है, और तीसरा क्या है? कंकरेंट लिस्ट है, यानी कि समवर्ती सूची है। तो हम लोग को पता है कि जो सेंट्रल लिस्ट में है उसको उसके उस टॉपिक पे जो राज्य सरकारें हैं वो नियम नहीं बना सकती। जो स्टेट का है उस पर केंद्र जनरली नहीं बना सकता। कंकरेंट लिस्ट में दोनों का अधिकार है, तो दोनों थोड़ा थोड़ा अपना अपना योगदान देते हैं। स्टेट लिस्ट का हम लोग कोई टॉपिक पे रूल बना सकते हैं कब? जब इमरजेंसी लगा हो। ये किस आर्टिकल में लिखा है? क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 250 है, जिसमें मेंशन किया गया है कि इमरजेंसी के टाइम में सेंट्रल स्टेट लिस्ट के टॉपिक पे रूल रेगुलेशन बना सकती है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में के समवर्ती सूची में नहीं है? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया सूची के बारे में, तो समवर्ती सूची में नहीं है यानी कि ऐसा कोई टॉपिक जो सिर्फ या तो राज्य में हो या तो केंद्र में हो। तो याद रखिएगा जो सार्वजनिक व्यवस्था है ये आपका राज्य सूची का पार्ट है। किसका है? राज्य सूची का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया राष्ट्रपति जब तक चाहे। तो याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर, हर 5 साल में लोकसभा क्या होता है? विघटित होता है। तो लोकसभा स्पीकर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है? यानी जो है सेंट्रल जो है वो स्टेट को फंड प्रोवाइड करती है, ये किसके सिफारिश पर करती है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280 में है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? संसदीय व्यवस्था को कौन सा व्यक्त करेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं आपका क्या है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ये जो है बेसिकली भारत में संसदीय स्वरूप को विशेषता को बताता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि जो विधायिका है यानी कि हम लोग बात कर लें एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसमें जो मेजोरिटी पार्टी के लोग होते हैं, जैसे अभी मेजोरिटी पार्टी में कौन सा है आपका? बीजेपी कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, है ना, वो आपका मेजोरिटी में है। तो मेजोरिटी पार्टी ही कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को तय करती है, यानी कैबिनेट में जो लोग भी बैठे हैं वो सभी के सभी लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर होते ही होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग जो आपका कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जिम्मेदारी है, यही जो है भारतीय संसदीय स्वरूप का क्या है, मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? अच्छा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन में आपको दिखेगा पश्चिम बंगाल में जो है वो विधानसभा सीट जो है ज़्यादा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये याद रखिएगा, ये आंसर नहीं है। पश्चिम बंगाल 294 है और बिहार आपका 243 है। लेकिन ऑप्शन में अगर यूपी रहता या नॉर्मली कोई ओरली आपसे पूछता है कि किस राज्य की विधानसभा सीट सबसे अधिक है भारत में, तो याद रखेंगे वो यूपी है। और यूपी में कितना है, 403 है, ये याद रखिएगा। यूपी में जो आपका विधानसभा है उसमें 403 है और जो विधान परिषद है उसमें 100 सीट है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। यूपी का डेटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि हर एक राज्य में यूपी का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से वहाँ की सीटें भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा आपका सुमेलित है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी न्यू इंडिया, ये आपका सही है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। अब बात करें आपका हिंद स्वराज का, तो याद रखिएगा वो किसका है, महात्मा गांधी का लिखा हुआ पुस्तक है। और जब हम इंडिया मीन्स फ्रीडम की बात करते हैं तो ये अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ है, ध्यान में रखेंगे। अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव और कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा। आंसर क्या होगा, आधुनिक भारत का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा, ये वही सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ है वो बेसिकली गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ है। अच्छा, कहानी क्या है, कहानी है 1930 का दांडी मार्च और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च कह लीजिए, और दूसरी ओर था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ही नहीं लिया था और जो आपका गोलमेज सम्मेलन है वो किया गया था भारत के लिए संविधान बनाने के लिए, तो उसमें भारतीयों का होना जरूरी था। तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ जिसमें इरविन साहब ने कहा कि आप चलिए, है ना, यहाँ जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको रोककर आप चलिए वहाँ पर राउंड टेबल 2 कॉन्फ्रेंस जो था आपका गोलमेज द्वितीय सम्मेलन था, और वहाँ पे हम आप लोग को संविधान भी बना के देंगे, आपको एक पैरेलल वे में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पावर भी देंगे। तो यही सब था, तो इसकी वजह से जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और वो बेसिकली जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है वहाँ उसको रोकने का काम किया था। और साथ ही साथ कांग्रेस को ये वादा किया गया था कि आपको जो है हम लोग पैरेलल वे में सरकार चलाने का पावर देंगे। तो बस उसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंगेर के बरहिया ताल या बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा ये जो विरोध है इसका उद्देश्य है बकास्त भूमि की वास्तविक मांग। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि बकास्त भूमि है क्या? तो याद रखिएगा बकास्त भूमि उसे कहते हैं जो एक मंदी के कारण यानी कि इन्फ्लेशन के कारण, लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा अपनी भूमि जमींदारों को दे दी गई। मतलब आपने देखा होगा कई सारे मूवी में जहाँ ठाकुर लोग या ज़मींदार लोग जो है किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा लेते थे, क्यों? क्योंकि वो टैक्स नहीं दे पाते थे, लगान नहीं दे पाते थे। तो उस ज़मीन को वापस से मांगा गया है किस विद्रोह में, ये मुंगेर के बढ़िया ताल ज़मीन विरोध में मांगा गया था वापस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिलता है? यानी कि आपके सिक्के पर जो है वो नाव का चिन्ह मिल रहा है, यानी कि वो बता रहा है कि आपका जो इंडिया का जो ट्रेड है वो बाहरी देशों के साथ भी है अवेलेबल। ऑप्शन में देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलु मावी, यज्ञ श्री सतकर्णी और सीमित। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यज्ञ श्री सतकर्णी के शासन काल में जो सिक्के थे उस पर आपको नाव के चिन्ह मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी वो शासक है जो एक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों के विरोध की वजह से उसने नहीं चलाया। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का जो है संपादन किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का जो है 4 जो है वो किसने किया था? वो किया था प्रवरसेन प्रथम ने। किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने किया था। और ये किसका शासक था? याद रखिएगा, ये वाकाटक शासक था। वाकाटक वंश का शासक था कौन? प्रवरसेन प्रथम, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया? याद रखिएगा, सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम था। ठीक है, सिलोन क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है। और चोल राजाओं में से किसने जो है सिलोन पर अधिकार किया था? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिला, देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ आपको चारों वेद के बारे में बताया और उसका डिटेल बताया है। तो याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे ऋग्वेद का तो ऋग्वेद में क्या है? स्तोत्र और प्रार्थना है, ये आपका ए हो गया। फिर बात करें हम लोग यजुर्वेद का तो यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड है, तो ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्या है?
सामवेद है तो सामवेद में संगीत है, सबको पता है, ये आपका सी हो गया। और नेक्स्ट अब जो बता अथर्ववेद यानी कि तंत्र मंत्र और वशीकरण, तो वो हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए डी का 3 यहाँ और यहाँ नजर आ रहा है। फिर हम लोग बात कर लें सी का यानी कि सामवेद संगीत का है, तो पहला होगा, तो आंसर नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। ऋग्वेद में स्त्रोत और प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में आपका स्त्रोत और कर्मकांड है, सामवेद संगीत के लिए, अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन, जो कि कहाँ है आज के डेट में एमपी में है, वहाँ का शासक क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया। तो याद रखिएगा ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड लिटन ने जो है वो आपका प्रेस एक्ट जो है वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट वो क्या किया था, लागू किया था। और यह बेसिकली 1878 में स्टार्ट हुआ। और बेसिकली किसको जो है बंद करने का या सीमित करने का था, तो जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं उन्होंने एक जो बुक या मैगजीन लिखी थी, कौन सा, सोम प्रकाश सॉरी, उसको जो है उस पर पाबंदी लगाने के लिए ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या स्थापित किया गया या आरंभ किया गया। तो ऑप्शन में देखिए इको मार्क, वाटर मार्क, एग मार्क और ISI मार्क। तो देखिए जो एग मार्क है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इको मार्क क्या होगा आपका, इको का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इकोनॉमी जो आपका एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा जो इको मार्क है वो आपका पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो पर्वत, घास का मैदान, वन और समुद्र। तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपका क्या है, समुद्र है। क्या है, समुद्र है। आपको पता होगा जो आपका वाटर सरफेस है वो 75% है, जो लैंड सरफेस है 25% के रेशियो में। तो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो जो समुद्री श्रृंखला का सही क्रम में क्या होगा, पहले स्वपोषी होगा यानी खुद से खाना बना ले, फिर शाकाहारी होगा और फिर मांसाहारी होगा। तो देखिए जो मांसाहारी है उसको हम लोग हेरिंग कहते हैं। तो हेरिंग सबसे लास्ट में कहाँ है आपको, ए नंबर में है। तो पहला है डाइटम, डाइटम का मतलब हो गया स्वपोषी, खुद से खाना बना ले, जैसे पेड़ पौधे हो गए। तो जब हम लोग समुद्री बात करेंगे तो समुद्र में जो बेस में मरीन होता है वहाँ पे जो काई वगैरह होता है या प्लांट होते हैं वो होते हैं। फिर सेकंड आ गया शाकाहारी, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टेसियाई, ठीक है, वो शाकाहारी हो गया। और हेरिंग क्या हो गया, फिर मांसाहारी उपभोक्ता हो गया। तो ये 3 आपका सही क्रम है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई है। किसके कब हुई है, 1973, 1973 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखेंगे जो बीज बचाओ आंदोलन है वो आपका उत्तराखंड से है। कहाँ है, उत्तराखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंस के 25 क्वेश्चन को हम लोग देख लें फटाफट। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। और क्वेश्चन ये है कि ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में, AP में है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। तो याद रखेंगे अंग्रेजी साहित्य के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया। कब दिया गया, 2018 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। तो देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है आपका वायुमंडल यानी एटमॉस्फेरिक आपदा है बर्फानी तूफान, यानी कि वैसा तूफान कहाँ आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में डालिए या लाइव चैट में डालिए। जो आपका प्रमाणिक समय है वो कहाँ है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो याद रखिएगा वैगनर ने ही सबसे पहले बताया कि सारा जमीन एक जगह था और सारा पानी एक जगह था। जो जमीन जुड़ा हुआ था उस बड़े द्वीप को हम लोग पेंजिया कहते थे, और जो सारा वाटर सरफेस था वो एक जगह था, उसको पैंथालासा कहा था। तो याद रखिएगा वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में बताता है, और इनिशियली में क्या था, पेंजिया और पैंथालासा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो याद रखिएगा जो आटाकामा मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। और याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे ड्राई शुष्क मरुस्थल है। कौन सा, आटाकामा मरुस्थल, जो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ घास नजर आ रहे होंगे, ग्रास, और देश नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें पंपाज की। तो याद रखिएगा पंपाज अर्जेंटीना सही है। फिर हम लोग बात कर लें वेल्ड का, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका भी सही है। फिर हम लोग बात कर लें लानोज के बारे में। तो लानोज जो है वो आपका चिली में नहीं होगा। लानोज कहाँ है आपका, वेनेजुएला में है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। फिर डाउन्स की बात करेंगे तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, लानोज सही नहीं है। लानोज कहाँ है, वेनेजुएला देश में, जिसकी राजधानी क्या है, कराकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्चुताशम, ठीक है, और निश्चुताशम, ये जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है ये कहाँ की है। तो हम लोगों ने आज से 8 या 10 सेट पहले पढ़ा था इसके बारे में कि ये जो स्थलाकृति है ये भूमिगत जल का है।
वाटर सरफेस जो अंदर से भूमि के अंदर फ्लो होता है, वहाँ पर जो जिस भी तरह का संरचना बनता है वो संरचना बेसिकली यही है आपका आश्चुतासम और निश्चुतासम। ये क्या है? भूमिगत जल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शहरों या नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या भारत का पिट्सबर्ग, तो क्वेश्चन ये है कि पिट्सबर्ग है क्या? तो याद रखिएगा पिट्सबर्ग यूएसए का एक शहर है। अच्छा, यूएसए में किस चीज़ के लिए फेमस है ये याद रखिएगा, तो ये यूएसए में इस्पात के लिए फेमस है। ठीक है, तो अब यही पूछ रहा है कि भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? तो जैसे मैंने इस्पात कहा तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है? जमशेदपुर है। और याद रखिएगा जमशेदपुर में जो है भारत का पहला इस्पात संयंत्र खोला गया था। कहाँ? 1907 में। किसके द्वारा? टाटा स्टील प्लांट के द्वारा जमशेदपुर में खोला गया था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वेलाडिला यानी छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वेलाडिला एक जगह है जहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और आपसे पूछ रहा है कि वो किस उत्पाद के लिए, किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा वो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और वेलाडिला भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोहे का खदान है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो देखिए आपको बाकी 3 कथक से है, एक नहीं है। वो कौन है? वो है आपके मायाधर रावत। बाकी कृष्णा नायर, राधा मोहन और वी नारायण मेनन, इन तीनों का ही संबंध कथकली से है। जबकि मायाधर रावत का संबंध जो है वो ओडिशा नृत्य से है। किससे है? ओडिशा नृत्य से। ये ध्यान रखेंगे, मायाधर रावत जो है ओडिशा नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए जो विश्व स्तनपान दिवस है वो प्रतिवर्ष जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व स्तनपान दिवस। अच्छा, ऑप्शन में 1 अगस्त का है, ए में है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 में जो विश्व स्तनपान दिवस है उसकी थीम क्या है? तो याद रखिएगा उसकी थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वॉक। ठीक है, ये आपका क्या है? विश्व स्तनपान दिवस का थीम है, जो कब मनाया जाता है? हर वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए रमन अनुसंधान किसके लिए होता है? सीवी रमन के लिए होता है, जिसने प्रकाश के बारे में कुछ रिसर्च किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था किसने? सीवी रमन ने। और इनका जो हेडक्वार्टर है, यही पूछ रहा, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्या है? तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा तेंजिंग नार्गे जो साहसिक पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपका 1993 में। कौन थे? 1993 में। आपको पता होना चाहिए तेंजिंग नार्गे कौन है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि तेंजिंग नार्गे कौन है, हु इज तेंजिंग नार्गे, और उनकी उपलब्धि क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शांतिकाल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखिएगा 2 तरह का वीरता पुरस्कार है, एक तो शांतिकाल है और दूसरा एक युद्ध काल है। तो हम लोगों ने युद्ध काल का बहुत फेमस सुना है। युद्ध काल का जो है सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। लेकिन जब शांतिकाल की बात करेंगे तो शांतिकाल का सबसे बड़ा क्या है? आपका अशोक चक्र है, ये ध्यान में रखेंगे। शांतिकाल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, और युद्ध काल में क्या? परमवीर चक्र। ये दोनों कम से कम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका भी आप लोग लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऑप्शन है 1912, 1925, 1917, 1932। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। तो देखिए ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान में भारतीय जो फंसे हुए थे उनको लाने के लिए चलाया गया था। क्या? ऑपरेशन कावेरी, वो आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑपरेशन कावेरी, भारत और सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई थी? तो याद रखेंगे वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है उसने 28 जनवरी 2023 को होशंगाबाद जिले में नर्मदा जयंती और नर्मदापुरम के गौरव दिवस पर लाडली बहना योजना की शुरुआत की। किसने? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग की शुरुआत हुई है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, ऑप्शन नंबर सी ने प्रोजेक्ट हिमांग की शुरुआत की, जिसके तहत हाईएस्ट जो है प्लेस जो है आपका वहाँ पर रोड बनाएगी। कौन? पीआरओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस देश ने में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है? जनरली 2 लोगों के डीएनए से बच्चा का जन्म होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो आपका ब्रिटेन है, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है 3 लोगों के डीएनए का यूज़ करके एक बच्चे का जन्म किया है, जिसको आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका यूज़ किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दूसरे स्थान पे कौन सा है? अच्छा, जब दूसरे की बात हो रही है तो सबसे पहले ये जाने कि पहले स्थान पे कौन सा है। तो याद रखिएगा पहले स्थान पे जो है वो है आपका फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड जो है वो आपका पहले स्थान पे है, फिनलैंड। और जब बात कर ले दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला स्थान फिनलैंड और दूसरा स्थान डेनमार्क का है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया का पोजीशन क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 126वां है। क्या है? 126वां। और सबसे ज़्यादा पुअर कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा लास्ट के पोजीशन पे कौन सा है? वो है लेबनान। क्या है? लेबनान जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे लास्ट में है। भारत का रैंक 126वां है, पहला फिनलैंड है और दूसरा डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आपके प्रवीण सूद को, किनको? प्रवीण सूद को सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार नाम से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा ये द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये बेसिकली सूरीनाम का जो है वो अवार्ड है। सूरीनाम का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है नागरिक अवार्ड है, आप ऐसा कह सकते हैं।
ये द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने दिया है। अच्छा, सूरीनाम है कहाँ? तो याद रखिएगा, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका में एक छोटा सा कंट्री है जिसकी राजधानी है पारामेरिबो। क्या राजधानी है? पारामेरिबो। ठीक है, ये है सूरीनाम की राजधानी, जिसका कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, और किनको मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। नेक्स्ट है, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, कलर्स ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता भारत शाह। कौन है? कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भारत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डू विसमैन और कैटालिन कारिको, इन दोनों को जो है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, ए और बी, कौन कौन सा है? डू विसमैन और कैटालिन कारिको, इन दोनों को मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का जो मिला है, क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये किस लिए मिला है? ये mRNA टीका जो कोविड का बनाया उसके लिए मिला है। किसके लिए? mRNA टीका के लिए। नेक्स्ट, आप पेन पेपर के साथ तैयार हो जाइए, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ओरली फटाफट बना लेंगे। किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को आकांक्षा से 20% और 50% अधिक मिला, यानी कि आकांक्षा को अगर 100 कर लें तो जोया को 50% अधिक मिला तो 150, और नेहा को 20% ज़्यादा मिला तो 120। क्लियर? किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को आकांक्षा से क्रमशः 20% और 50% अधिक मिला, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना परसेंट है? तो देखिए 100 है, ये 120 है, तो सीधा सीधा 120% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहर पटना और बनारस एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आप क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्या करेंगे, लाइव चैट नहीं बल्कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा कह रहा है कि पटना बनारस 260 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार चालक पटना से बनारस की तरफ सुबह 9 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा चलना प्रारंभ करता है, और दूसरी ओर बनारस से सुबह 10 बजे चलना प्रारंभ करता है 40 किलोमीटर प्रति ताल से। बताएं वे एक दूसरे से कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे? ठीक है, इसका आप लोग आंसर कल सुबह जो है वो जो है लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में देख पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से 250 केला खरीदता है कौन? एक किसान। यदि वह सभी केला 1 रुपये की दर से बेच दे तो उसका हानि परसेंट। देखिए 1 रुपये पर केला के हिसाब से बचेगा, तो याद रखिएगा जो एसपी है वो तो आपका 250 आ गया, और जब बात करेंगे सीपी जो कॉस्ट प्राइस से खरीदता है वो 250 केला खरीद रहा है 15 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, दर्जन में बदलेंगे तो बटे 12। क्लियर? अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए सीधा सीधा, क्योंकि सीपी माइनस एसपी करेंगे, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये जो बटे 12 है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 गुना 12 क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, और 25 गुना 15 क्या हो जाएगा? तो दोनों को क्या कर लें, कॉमन निकाल लेंगे। देखिए 250 गुना 15 माइनस 250 गुना 12 और बटे 12, ये आपका आ रहा है। इसमें से अगर 250 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना? 3 बचेगा, है ना। ये 15 और माइनस ये 12 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, तो 250 गुना 3 क्या हो जाएगा? 250 गुना 3 750 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा लॉस आ रहा है, आप कह लीजिए लॉस आ रहा है 750 बटे 12। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है? लॉस इंटू 100 बाई सी पी कॉस्ट प्राइस, तो लॉस क्या 750 बटे 12 इंटू 100, और बाय कॉस्ट प्राइस क्या आया था? तो कॉस्ट प्राइस फिर से याद कीजिए 250 गुना 15 बटे 12 आपका कॉस्ट प्राइस आया था। मैंने पूरा डेटा इसलिए लिखा ताकि लास्ट में काटना आसान हो जाए। देखिए 12 12 कैंसिल हो गया, 250 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, 3 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, और 5 से ये 20 बार में कैंसिल हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि लॉस हम लोग को 20% हुआ है। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे लिखते चले जाएंगे, तो फाइनल आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डेसिमल के चक्कर में नहीं आएंगे और आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। आंसर क्या है? 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सेकंड वे है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है, 15 रुपये प्रति दर्जन। याद रखिएगा जो हमारा सीपी है वो 15 रुपीज़ पर डजन है। ठीक है, और जो देखिए आपका सेलिंग प्राइस है एसपी है 1 रुपया पर केला के हिसाब से, 12 केला की अगर बात करेंगे तो 12 रुपीज़ आपका पर डजन है। आप देखिए 1 डजन में कितने का लॉस हो रहा है? 3 रुपये का लॉस हो रहा है, और 3 रुपये इस 15 का कितना परसेंट है? तो देखिए 15 का 20%। ठीक है, एग्जाम में आप क्या अप्रोच लगाते हैं वो मायने रखता है। मैंने पहले कंप्लीट डिटेल में बताया, जिसमें काटना नहीं है, आपको लास्ट तक लेके चलना है फिर काट करेंगे। दूसरा मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, सिर्फ 1 दर्जन का प्राइस निकालिए, 250 हो या 2500 केला हो, दैट डजंट मैटर। इससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि 3 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब 20% का लॉस हो रहा है। चलें आगे, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केदार किसी वस्तु को 121 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। अच्छा देखिए, अगर मेरी तरह आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है तो आपको पता है 180 में बेचकर 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब सीपी 110 होगा। ये माइंड में इतना पढ़ने के बाद ही आ जाना चाहिए, क्योंकि 110 का 10% 11 होगा, वो ऐड होकर 121 पहुंचा होगा। अब कह रहा है कि केदार को 30% लाभ कमाना हो तो वह उसे कितने पे बेचेगा? तो देखिए इसका 10% मैंने बताया 11 होता है, 30% का मतलब 33 हो जाएगा, और 33 इसमें ऐड कर लीजिए, यानी कि एसपी क्या होगा? 143 होगा। कितना होगा? 143। आपका आंसर नंबर डी दिख रहा होगा। क्लियर? आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से असफल रहा। फिर से मैं बता दूं, 40% अंक प्राप्त किया है और 40 अंक से फेल करने का मतलब है कि अगर वो 40 नंबर और ज़्यादा लाता तो पास कर जाता। दूसरा विद्यार्थी 400 अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्ण से 40%, 40 अधिक है। तो देखिए 40 अधिक होने का मतलब अगर 40 हम घटा दें तो 360 आ जाएगा, और 360 हमारा क्या है? पासिंग मार्क है। क्या है? पासिंग मार्क है। और 360 है क्या? तो 360 40% प्लस 40 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 40% लाया और 40 लाता तो पास करता, और यहाँ कह रहा है कि 400 लाकर 40 ज़्यादा लाए हैं
तो 40 घटा लिया, ये पासिंग मार्क है। अब इस 40 को इधर जाके घटाएंगे तो क्या होगा 320। तो 320 जो है वो x का 40% है। 40% समझ रहे हैं आप? 40% को हम लोग लिख सकते हैं 2/5। 2/5 से कट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 800। यानी एग्जाम में जो टोटल वैल्यू है, टोटल मार्क्स है वो 800 है। पासिंग मार्क्स कितना है 360 है। आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा 800 होगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर जो 78 मैंने बताया वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।